हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए साइकोलॉजी के बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि न केवल रीट पात्रता में बल्कि सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी आप लोगों के पास 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी से देखने को मिलते हैं। लेकिन इस टाइम पे आपके पास रीट पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाली है दोस्तों। जो भाई लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक सेशन मैंने पहले करवा रखा है जिसमें 2011 से लेकर 2023 तक साइकोलॉजी से पूछे गए सभी क्वेश्चन की क्लास थी दोस्तों। जिन्होंने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और शिक्षण विधियों की बहुत शानदार क्लासें करवा रखी है। राजस्थान जीके करवा रखा है। लेवल 2 के लिए सामाजिक अध्ययन की बहुत अच्छी क्लास है, एनसीईआरटी आधारित। तो जो भी क्लासें नहीं देखी वो देख लीजिए दोस्तों। अंतिम समय है आपके पास। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, कोहलरबर्ग महोदय के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रधानतः सामाजिक मानदंडों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है। दोस्तों, नैतिकता के जो स्तर बताए गए थे, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, या फिर परंपरागत स्तर, या नैतिकताकार, या गैर परंपरागत। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, नैतिकता का परंपरागत स्तर। बी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेगों की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, संवेगों की बात करूं तो विलियम मैकडूगल के द्वारा 14 संवेग बताए हैं अपनी बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उसमें संवेगों पर उसने अध्ययन किया है दोस्तों। तो संवेग की प्रकृति के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन देखिए, विभिन्न बालकों के लिए संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। संवेग अस्थायी या स्थायी होते हैं। संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। सत्य कथन पूछ रहा था तो आपके पास सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि बालक जो संवेग प्रदर्शन करता है, तो अगर उसको उस संवेगों के बारे में शिक्षा देकर, नॉलेज देकर संवेगों को परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोर अवस्था के मध्य की अवस्था कौन सी है? 10 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 12 से 18, या फिर 10 से 21। राइट आंसर हो जाएगा WHO के द्वारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा 10 से 19 वर्ष को किशोर अवस्था की अवस्था माना गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोर अवस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है? तो किशोर अवस्था की विकासात्मक समस्या कौन सी नहीं है? ऑप्शन है, विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, माता पिता के साथ समायोजन, मनोदशा का अत्यधिक परिवर्तन, या फिर समुदाय के साथ समायोजन की कठिनाई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विकासात्मक प्रगति की कठिनाई। ये किशोर अवस्था की समस्या नहीं है। माता पिता के साथ समायोजन करना भी किशोर अवस्था में समस्या है। मनोदशा की भी समस्या है। समुदाय के साथ समायोजन करने में भी कठिनाई होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, छात्र अपनी समर्थता के अनुरूप किस प्रकार निष्पादन करते हैं? यह प्रतिनिधित्व दिखाता है। तो इसका जो छात्र अपनी समर्थता के अनुसार किस प्रकार निष्पादन करते हैं? समता प्रदर्शन, विकास संदर्भ, मानक संदर्भ, या डी नंबर ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बालक की कैपेसिटी कितनी है अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही काम करता है। तो समता प्रदर्शन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी तो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं दोस्तों। छात्र क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यह प्रतिनिधित्व दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षमता संदर्भ में, विकास संदर्भ में, या मानक संदर्भ में। दोस्तों, दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग है। ऊपर तो समर्थता के अनुरूप किस प्रकार निष्पादन करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो ये भी कैपेसिटी की बात है दोस्तों।
तो क्षमता संदर्भ अर्थात बालक की कितनी कैपेसिटी है, तो ए नंबर ऑप्शन आपके पास है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी व्यक्ति के सावेगिक प्रदर्शन, सावेगिक संदर्भ समझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतर संबंध और नैतिक तर्कता, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? शारीरिक विकास, सावेगिक सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास या फिर पतिक विकास, गतिक विकास। दोस्तों संवेगों की बात की जा रही है तो सावेगिक सामाजिक विकास, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 14 संवेग और 14 संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। प्रत्येक संवेग का संबंध एक एक मूल प्रवृत्ति से होता है। संवेगों के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी होनी चाहिए। वॉटसन के द्वारा भी संवेग बताए गए। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मध्य किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? तो कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्त बनाम शर्म, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष या पहल बनाम। दोस्तों पहचान बनाम भूमिका संघर्ष वेरी इंपॉर्टेंट है ये अवस्था है। दोस्तों किशोरावस्था में बालक क्या चाहता है कि उसको समाज में सब लोग जाने, अपनी पहचान बनाना चाहता है दोस्तों किशोरावस्था का बालक जो होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से संबंधित है? तो संज्ञानात्मक उपलब्धि किशोरावस्था से संबंधित कौन सी है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है दोस्तों प्रस्तावित मंतव्य को तार्किक आवश्यकता समझना, निर्णय करने की व्यूह रचना करना या फिर मूर्त सूचनाओं के बारे में ज्यादा व्यवस्थित रूप से तार्किक दृष्टि करना। सभी विकल्प सही है, बिल्कुल राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन। उपरोक्त सभी कथन आपके पास है सही है दोस्तों, तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? तो किशोरावस्था के उपनाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो किशोरावस्था को किस किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों शुरुआत की जो क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। रेट में भी पूछे जा सकते हैं, सेकेंड ग्रेड के लिए भी बेहतरीन इंपॉर्टेंट है। तो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल, बिल्कुल सही बात है। 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शिशुअवस्था माना जाता है, 6 से 12 को माना जाता है बाल्यावस्था और 12 से 18 को किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है आपके किशोरावस्था। समस्यात्मक अवस्था इसको कहा जाता है दोस्तों। संघर्ष और तनाव की अवस्था वेरी इंपॉर्टेंट है। तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा गया है किसके द्वारा? स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया था दोस्तों। वयस्क अवस्था, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, इसको वयस्क अवस्था के नाम से नहीं जाना जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। निम्नलिखित में से कौन सी सावेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है? तो केवल और केवल किशोरावस्था में पाई जाने वाली ईर्ष्या, वीर पूजा, उत्तेजना या जिज्ञासा की प्रबलता। तो केवल किशोरावस्था में पाई जाती है दोस्तों वीर पूजा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ईर्ष्या की भावना है जो बाल्यावस्था में ही शुरू हो जाती है, बच्चे एक दूसरे से जलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाई को और रोचक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो कक्षा में पढ़ाई को महत्वपूर्ण रोचकपूर्ण बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ऑप्शन देखिए आपके सामने। पाठ की विषय वस्तु, पाठ योजना या फिर शिक्षक का व्यक्तित्व या फिर पढ़ाने की विधि। दोस्तों जो विषय वस्तु को रोचक बनाने में महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों पढ़ाने की विधि, वेरी इंपॉर्टेंट है, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कि टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या है, किस विषय को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, एक टीचर को इसकी जानकारी होना चाहिए। तो जो पढ़ाने की टीचिंग मेथड होती हैं उस पर निर्भर करता है कि बालक की जो पढ़ने में रुचि कितनी रहेगी और कितने नहीं रहेगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आवश्यकताओं के अनुक्रम का मेस्लो का सिद्धांत किससे संबंधित है?
तो मेस्लो ने जो सिद्धांत दिया है किससे संबंधित है? कार्य निष्पादन से, ज्ञान से, अभिवृत्ति से या अभिप्रेरणा से? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है मेस्लो का सिद्धांत। अभिप्रेरणा टॉपिक आपके सिलेबस में है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछना तो तय है। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा जाता है अभिप्रेरणा को। अधिगम की सुनहरी सड़क कहा जाता है दोस्तों अभिप्रेरणा को। तो सुनहरी सड़क या सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसके द्वारा कहा गया था? स्किनर महोदय के द्वारा कहा गया था। दोस्तों एक बात बताऊं, इस जो आपके सामने ये जो टॉपिक है कौन सा अभिप्रेरणा का, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सर? तो क्वेश्चन पूछेगा अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपके सामने आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है दोस्तों बाह्य अभिप्रेरणा। आप कहोगे सर आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आंतरिक अभिप्रेरणा होती है दोस्तों जिस अभिप्रेरणा के द्वारा बालक स्वयं अंदर से जो जिज्ञासु होता है या फिर जानने की इच्छा होती है, मोटिवेट होता है, उसको कहा जाता है दोस्तों क्या? उसको क्या कहा जाएगा? उसको आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा के अलावा जो भी बाहरी कारक के द्वारा बालक अगर मोटिवेट होता है उसको बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाएगा। जैसे कि एक जो बालक एक कक्षा 10 में पढ़ता है, उसके पिताजी कहते हैं कि कक्षा में 80% से ऊपर बनाने पर तुझे मोटरसाइकिल मिलेगी। अगर उसके पिता ने ये वादा किया है तो बालक का पढ़ने का कारण क्या है और पढ़ने में ध्यान लगाने का रीज़न क्या है कि उसको अगर अच्छी परसेंट बनेगी तो उसके पिताजी मोटरसाइकिल दिलाएंगे। इसीलिए बालक पर जो पढ़ने का प्रभाव बाहरी अभिप्रेरणा का हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके अभिप्रेरणा वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ाई की क्रिया का केंद्र होता है, तो पढ़ाई की क्रिया का केंद्र क्या होता है? शिक्षक, पढ़ाई की सामग्री, पाठ्यक्रम या फिर छात्र? दोस्तों केंद्र कौन होता है? पढ़ाई की जो क्रिया होती है उसमें मुख्य बिंदु कौन होता है? तो आपके सामने जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, शिक्षक प्रधान होता है। जबकि पढ़ने में जो 3 चर होते हैं, शिक्षक, छात्र और आपके सामने जो पाठ्यक्रम होता है, पढ़ने के 3 चर हैं, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर और प्रतंत्र चर। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर गतिक या फिर स्थायिक? तो प्राथमिक माना जाता है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है, कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो ये किसको प्रदर्शित करता है? शिक्षार्थी की असफलता, कक्षा की असफलता या फिर विद्यालय की असफलता या माता पिता की असफलता? दोस्तों वह शिक्षार्थी की असफलता को ही प्रदर्शित करेगा। अगर स्टूडेंट के नंबर कम आ रहे हैं तो उसने पढ़ने में कहीं ना कहीं कमी रखी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहेंगे? उपलब्धि परीक्षण, आकलन या परीक्षा या अधिगम? दोस्तों वह सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक और विद्यार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण एवं अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसको आकलन के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को कौन सा काम करना चाहिए? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपने बीएड की होगी तो उस दौरान ये पढ़ा होगा कि जब आप कक्षा में पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं तो कोई पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को कौन सी क्रिया कार्यक्रम करना चाहिए? तो पाठ के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करनी चाहिए, प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, एक छात्र को पाठ पढ़ने के लिए कहना चाहिए, पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ बताना चाहिए। जब पाठ पढ़ाने से पूर्व की बात की जा रही है दोस्तों तो प्रस्तावना प्रश्न पूछता है और प्रस्तावना प्रश्न किसके उद्देश्य से पूछता है? बालक के पूर्व ज्ञान की नॉलेज लेने के लिए कि शिक्षक को जो स्टूडेंट को उस विषय वस्तु के बारे में कितनी जानकारी है, कितनी नहीं है दोस्तों। तो पाठ के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात की जाती है दोस्तों। तो आपके सामने ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका।
पाठ के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पाठ के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किसी शिक्षक को छात्रों की योग्यता का आकलन करना चाहिए। तो किसी शिक्षक को छात्रों की योग्यता का आकलन करना चाहिए उनके माता पिता से पूछकर, जांच करके, परीक्षाएं लेकर, छात्रों से सवाल पूछकर, छात्रों के विभिन्न कार्यों के रिकॉर्ड का विश्लेषण करके। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। छात्रों की योग्यताओं का आकलन कैसे करना चाहिए? तो छात्र की योग्यताओं का आकलन है जो छात्र के विभिन्न कार्य हैं जो कक्षा में न केवल शैक्षिक गतिविधियां बल्कि जो शैक्षिक के साथ साथ सहशैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं। आप कहोगे सर शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधियां होती क्या है? तो कक्षा में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसको तो शैक्षिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ कक्षा में जो खेल कूद अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है उसको सह शैक्षिक प्रक्रिया जो प्रतियोगिता है सह शैक्षिक कहा जाता है। दोस्तों तो छात्र की ओवरऑल डेवलपमेंट, जो छात्र ने जो भी स्कूल में सब में पार्टिसिपेट किया है उनके सबके रिकॉर्ड को देखकर बालक का आकलन करना चाहिए। तो डी नंबर ऑप्शन आपके पास सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कोई शिक्षक छात्रों में किस प्रकार ईमानदारी और अन्य सद्गुण विकसित कर सकता है? तो कोई शिक्षक छात्रों में किस प्रकार ईमानदारी और अन्य सद्गुण विकसित कर सकता है? किसी ईमानदारी छात्र का उदाहरण देकर, विस्तृत व्याख्यान देकर, व्यक्तिगत उदाहरण देकर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों किसी ईमानदार छात्र का उदाहरण देकर। क्योंकि होता क्या है, जब बच्चे स्कूल अवस्था में होते हैं तो अगर उनको किसी सहपाठी उन्हीं के सहपाठी के साथ तुलना करके या उसी का उदाहरण देकर एग्जाम्पल देकर आप लोग किसी बात के बारे में बताओगे तो उनको वह बात ज़्यादा छूती है, अर्थात उनको ज़्यादा स्पर्श होती है दोस्तों, और उस बात को वो मानने लग जाते हैं कि यार अपना सहपाठी भी ये कर सकता है तो अपन ऐसा कैसे नहीं कर सकते। तो बालक को सहपाठी का उदाहरण देकर बेस्ट समझाते हैं। छात्रों द्वारा किसी शिक्षक के किस गुण की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जानी चाहिए? तो छात्रों द्वारा कौन से गुण की ज़्यादा प्रशंसा की जानी चाहिए? समय निष्ठता की, सख्त अनुशासन की भावना, निष्पक्ष रवैया, या फिर आत्मविश्वास। तो ये सारी बात एक टीचर निभाता है कक्षा कक्ष में। समय निष्ठता मतलब बिल्कुल समयबद्ध होना चाहिए, बिल्कुल समय से कक्षा में आना चाहिए और समय से कक्षा को छोड़ देना चाहिए। सख्त अनुशासन की भावना, कक्षा में अनुशासन रखना एक टीचर का दायित्व होता है दोस्तों, क्योंकि अनुशासन पढ़ाई की पहली सीढ़ी अनुशासन ही होता है दोस्तों। पढ़ाई करना बाद की बात है लेकिन कक्षा में अनुशासन बनाए रखना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है दोस्तों। और बच्चों का भी कक्षा में टीचर की बात को सुनना उनका कर्तव्य होता है। निष्पक्ष रवैया, बिल्कुल किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे कोई रिश्तेदारी में लगता हो चाहे कोई घर का हो, फिर भी सभी छात्र एक टीचर की नज़र में समान होने चाहिए। किसी के साथ जो मतलब जैसे ही आप मूल्यांकन करते हो तो निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। परीक्षा में किसी को भी जवाब का उत्तर परीक्षा को जवाब नहीं देना चाहिए। आत्मविश्वास की भी होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन, अगर टीचर भेदभाव नहीं करेगा, निष्पक्ष रहेगा तो उसकी बात करना चाहिए कि हमारे टीचर निष्पक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, आपकी राय में बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि? तो बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? तब वे कोई रोजगार प्राप्त कर सकती है, बालिकाओं की शिक्षा से परिवार में शिक्षा आती है, बालक और बालिकाएं दोनों बराबर हैं, निरक्षरता से दूर की जा सकती हैं। दोस्तों आपकी राय में बालिकाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि? बिल्कुल सही बात है। बालक हो चाहे बालिका हो, तो बॉयज़ हो या गर्ल हो, बॉयज़ और गर्ल्स में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपन पढ़े लिखे हैं तो जो अशिक्षित लोग हैं उनको अपन को प्रोत्साहित करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि बेटा हो चाहे बेटी हो सबको पढ़ाने का समान हक है और सभी को सुविधाएं देनी चाहिए। जैसे आपको पता ही है राजस्थान सरकार के द्वारा बेटियों के लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रखी है। बेटी अगर पढ़ाई में अच्छी हैं तो वह अपनी पढ़ाई का पूरा खर्चा स्वयं निकाल लेती है, क्योंकि राज्य सरकार उसको पढ़ाने के लिए अनेक सारी योजनाएं हैं। काली भाई मेधावी योजना देख लो आप लोग, चाहे 10वीं की हो या चाहे 12वीं में हो, तो ST की छात्राएं होती हैं और जो उनको स्कूटी दी जाती है। 12वीं में 75% से अधिक आने पर स्कूटी प्लस 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों। कक्षा में जिले में प्रथम स्थान आने पर बहुत सारी योजनाएं चला रखी है जो
राजश्री योजना चला रखी है, अनेक योजना चला रखी है दोस्तों। तो बेटियों को भी पढ़ने का समान हक है दोस्तों। बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, शैक्षिक कैलेंडर को निर्धारित करना, 14 वर्ष बाद शिक्षा की व्यवस्था। दोस्तों, शिक्षा के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करूं तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 21 क में आपके दिया गया है, मूल अधिकार दिए गए हैं। वहाँ पर ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। तो अध्यापक को प्रशिक्षण की सुविधा ये उपलब्ध करवाता है। घुमंतु बालकों का एडमिशन करवाना इसका उत्तरदायित्व शैक्षिक कैलेंडर का निर्धारण करता है। लेकिन 14 वर्ष के बाद की शिक्षा की ये बात करता नहीं है दोस्तों, केवल 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा की बात करता है, क्योंकि उसका नाम ही निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। इनको आप आरटी एक्ट 2009 के नाम से जानते हो दोस्तों। एक बात बताऊं, मैंने आप लोगों के लिए एनसीएफ 2005 की स्पेशल क्लास करवा रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वहां से 1 या 2 क्वेश्चन पूछना तो तय है, तो जिन्होंने नहीं देखी हो देख लीजिए। 1857 की क्रांति की क्लास मैंने स्पेशल करवा रखी है, क्योंकि वहां से 2 या 1 क्वेश्चन पूछना तय है। उसके अलावा शिक्षण विधियों की तो बात ही क्या, इतने शानदार तरीके से अपन ने शिक्षण विधियाँ करवाई है, शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर करवाई गई होगी। तो आप लोग देख लीजिए, कुल मिला के पूरी क्लासों को देख लीजिए। आपके पास 8-9 दिन का टाइम है, आप लोग आसानी से देख लीजिए। चाहे आप लोग स्पीड करके देख लीजिए, 1.5 गुणा के स्पीड करके देख लीजिए, लेकिन देख लो शिक्षण विधियों की क्लासों को। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। दोस्तों, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? आपके सामने स्वामी विवेकानंद के द्वारा भी, कि आध्यात्मिक ज्ञान ही शिक्षा है दोस्तों। स्किनर के द्वारा कहा गया है, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग अभिप्रेरणा होती है। पेस्टोलॉजी के द्वारा भी कहा गया है दोस्तों। पेस्टोलॉजी के द्वारा अलग अलग बातें कही गई है, वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है 1728 में, 1628 ईस्वी में इनके द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये कथन कहा गया है। आपके सामने डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला, परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। सीसीई कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशन, सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक चित्र का मूल्यांकन होता है, सहसंज्ञानात्मक चित्र का मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र से होता है। बिल्कुल राइट आंसर है। उपयुक्त सभी बातें सही है कि संज्ञानात्मक चित्र का मूल्यांकन हो जाता है, सहसंज्ञानात्मक का भी होता है, और लगातार मूल्यांकन का भी होता है। दोस्तों, एक बात बताऊं, आप कहोगे सर इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछ लेगा वो, क्योंकि मैंने वही तरीके से क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछेगा। तो उपयुक्त सभी, आप ऐसे मत देना उत्तर क्वेश्चन का, क्योंकि उपयुक्त सभी ऑप्शन में देगा, हर बार उपयुक्त सही आंसर नहीं होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़कर समझकर ही आप लोगों को जवाब देना है दोस्तों। तो आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। एक बात बताऊं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है? एक दोष है, इसमें बालक पर सदा परीक्षा का हमेशा साल भर भय बना रहता है, ये इसका दोष गिना जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है निःशक्त बच्चों पर, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर, बच्चों के नियमित उपस्थिति पर। दोस्तों, निःशक्त बच्चों पर तो लागू होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए तो बनाई गई है। नियमित उपस्थिति भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों का यहाँ पर कोई लेना देना है नहीं दोस्तों। तो 14 वर्ष के बाद के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से हंस की ओर। दोस्तों, कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं होता है दोस्तों, वह ज्ञात से अज्ञात की ओर ही होता है दोस्तों। तो डी नंबर, जो बी नंबर ऑप्शन आपके पास है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो उद्देश्यों के आधार पर इनमें से शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है? चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, चिंतन उद्देश्य ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति प्राथमिक कक्षाओं पर,
जो रटने पर बल दिया जाता है दोस्तों। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मान लो आप कुछ याद करवा रहे हो ABCD, तो उनको रटाने पर बल दिया जाता है, तो वो ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कौन सा हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित कर कर, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित कर कर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। आज की शिक्षा भी बाल केंद्रित शिक्षा है। इसमें बालक मुख्य भूमिका निभाता है, शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है दोस्तों। तो जब बालकों को मुख्य माना जाएगा तब बालक पढ़ने में अधिक रुचि दिखाएंगे, पढ़ने में अधिक एक्टिवेट रहते हैं, और टीचर जो क्वेश्चन का जवाब देते हैं दोस्तों सक्रिय रहते हैं कुल मिलाकर बच्चे। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लेती हैं, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ये उपागम के किस सिद्धांत पर आधारित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, शिक्षण के भाषा के उपागम आपके सिलेबस में है। तो एक जो शिक्षिका है अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर लेती नहीं है, बच्चों को चर्चाएं करने के लिए सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो कौन से सिद्धांत पर आधारित हैं? अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, या सीखने की तत्परता, या सक्रिय सहभागिता। वेरी इंपॉर्टेंट है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर जो टीचर है, स्टूडेंट है, वह शिक्षिका है, उसका कुल मिला के एक ही उसका मकसद है कि बच्चों को एक दूसरे के प्रति सक्रिय सहभागिता, मतलब कक्षा में एक्टिवेट रहेंगे और अपने समूह के माध्यम से अनेक चीज़ें सीखते हैं बालक, क्योंकि समूह से डरते हैं नहीं, अपने जो सहपाठी है उनके साथ हर विषय वस्तु को शेयर करते हैं दोस्तों। तो किस स्टूडेंट से कौन सी बात सीखने को मिल जाती है, बातों ही बातों में बहुत कुछ सीख जाते हैं दोस्तों। और वह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जिम्मेदारी की भी उनको भावना सिखाई दी जाती है, क्योंकि उनको एक जिम्मेदारी के रूप में टीचर दे देती है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह के सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती हैं, जैसे परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि, समूह चर्चा आदि। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कौन से आयाम को उजागर करना चाहती है उनकी टीचर? सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, या फिर प्रतियोगिता आधारित अधिगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतियोगिता आधारित अधिगम, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको सहयोग की भावना सीखने को मिलेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम सम्मान की भावना उजागर होगी दोस्तों। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती हैं कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान में हेल्प कर सकता है। क्योंकि जैसे मैं आपके सामने बात करूं, टीचर अगर सामाजिक पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, तो सामाजिक में अलग अलग पार्ट होते हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री होती है, दर्शन शास्त्र होता है। तो एक दूसरे से कोरिलेट करके टीचर पढ़ाती है। जैसे मैं बात करूँ, हिंदी पढ़ा रही है, तो अंग्रेजी व्याकरण का ज्ञान हिंदी की व्याकरण को सिखाने में मदद करता है, हिंदी व्याकरण का ज्ञान संस्कृत की व्याकरण को सिखाने में मदद करता है। तो पुनर्विलन की बात यहाँ हो नहीं रही। ज्ञान के सहसंबंध या अंतरण, व्यक्तिक विभिन्नताओं, या शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान के सहसंबंध मतलब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कोरिलेट करके पढ़ाना, तो उससे सहसंबंध और अंतःकरण की भावना का जन्म होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।